सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल हम लोग चल रहे थे पर परागण के बारे में। जो लास्ट वीडियो थी वो पर परागण के बारे में थी, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में आपको बताया था। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि एक पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है? जाति एक होनी चाहिए। दूसरा कि पुष्प जो हैं वो एक लिंगी भी हो सकते हैं अथवा पुष्प जो हैं वो द्विलिंगी भी हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन है इसके अंदर। और द्विलिंगी पुष्प के अंदर स्वयं परागण की घटना कब होती है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। द्विलिंगी पुष्प के अंदर स्वयं परागण की घटना कब होती है और परपरागण की घटना कब होगी? दोनों आपके लिए बता दी कि इनके अनुकूलन जो आपने पढ़े हैं उन्हीं के आधार पे द्विलिंगी पुष्पों के अंदर या द्विलिंगी पादपों के अंदर क्या होगी? स्वयं परागण अथवा परपरागण की घटना होगी। यदि अनुन्मिल्यता मिल रही हो, समकाल परिपक्वता मिल रही हो, तब तो क्या होगा? स्वयं परागण होगा। उस पादप के उस पुष्प के अंदर स्वयं परागण होगा। यदि वहां पे स्वयं बंधिता, स्वयं दूषण, भिन्न काल परिपक्वता, अनात्म परागणता ये यदि मिलती हो तो उनके अंदर क्या होगा? पर परागण होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि किन द्विलिंगी पुष्पों के अंदर या द्विलिंगी पादपों के अंदर स्वयं परागण की घटना और पर परागण की घटना होगी। इसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक लेके चल रहे हैं कि स्वयं परागण और पर परागण ये दोनों जो हैं, अर्थात परागण जो होता है, परागण के कितने प्रकार हैं और इसके कौन कौन से एजेंट हैं, दोनों ही यहां देख रहे हैं। देखो एक चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट में ही आपके सारे के सारे आ जाएंगे। तो परागण जो है, पॉलिनेशन जो है, इसको दो भागों में बांटा है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। एक तो हो गया स्वयं परागण, दूसरा कौन सा है? पर परागण। इसको हम जीनोगेमी के नाम से भी जानते हैं और इसका एक नाम और होता है एलोगेमी, जिसको हम पर निषेचन के नाम से जानेंगे। ठीक है। दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन जो है, स्वयं परागण जो है, स्वयं परागण को दो भागों में बांटा था। दो भाग कौन कौन से? एक तो था स्वयं युग्मन, ये याद होगा, जिसको ऑटोगेमी बोलते हैं। दूसरा था सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। ठीक है। स्वयं युग्मन में ऑटोगेमी के अंदर क्या हुआ था? एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर करेंगे। और सजात पुष्पी में क्या होता है? एक पादप के, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी परागण के नाम से जानते हैं। दूसरा कि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है ना, क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट लगा लो या फिर कारक कुछ भी लगा लेना। दो प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं जैविक कारक, जैविक कारक, और दूसरे होते हैं अजैविक कारक। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बायोटिक एजेंट। और ये होंगे एबायोटिक एजेंट। अब देखो जैविक शब्द और अजैविक शब्द से क्या मतलब है? आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो। बायोलॉजी में शुरू में जब आप लोग 11वीं क्लास में आए होंगे तो वहां पे आपने शुरुआत में ही पढ़ा होगा कि जीव किसे कहते हैं? जीव। ध्यान से सुनना, जीव किसे कहते हैं? जीव कहते हैं कि वे जीव जिनके अंदर, जीव जो शब्द है, जीव जीवन से बना हुआ है। ठीक है। और जीव जो हैं इनको दो भागों में बांटा है। एक तो सजीव और दूसरे होते हैं निर्जीव। ये 11वीं क्लास में पढ़े हुए हैं। सजीव किसे कहते हैं? सजीव, जीव से मतलब होता है जीवन। ठीक है, जीव से मतलब होता है जीवन या लाइफ। अब सा क्या होता है? एक उपसर्ग होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। सा का मतलब क्या होता है? सहित।
तो मतलब जीव का मतलब क्या हो गया, जीवन, और सा का मतलब सहित, अर्थात ऐसे जीव जिनके अंदर या जो जीवन सहित मिलते हैं या जिनके अंदर जीवन पाया जाता हो, जिनके अंदर लाइफ पाई जाती हो, वो क्या होंगे, सजीव होंगे। और जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता हो, यहाँ पे निर उपसर्ग है, निर माने होता है नहीं, तो जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता हो वो क्या होंगे, निर्जीव होंगे। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव ये 11वीं क्लास के शुरुआत से ही, जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो फर्स्ट चैप्टर में शुरुआत में ही आपके लिए मिल जाएगा कि जिनके अंदर जीवन होता है वही क्या होते हैं, सजीव, और विदाउट लाइफ वाले या जिनके अंदर जीवन नहीं होगा वो सभी क्या होंगे, निर्जीव होंगे। तो यहाँ शब्द है जैविक। जैविक शब्द का आप लोगों पे हिंदी आती होगी, हिंदी ग्रामर में पढ़े होंगे कि जैविक शब्द का जब हम एक संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है जीव प्लस एक, अर्थात जीव ऐसे कारक, जैविक कारक से मतलब होता है ऐसे कारक जिनके अंदर क्या मिलता हो, जीवन पाया जाता हो, वो क्या होंगे, जैविक कारक होंगे। और जिनके अंदर जीवन मिल रहा है तो वो क्या होंगे, सजीव होंगे। ठीक है, अर्थात यहां हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कारक या जब परागण की क्रिया, ध्यान से सुनना, जब परागण की क्रिया या पर परागण की क्रिया किसी भी सजीव के द्वारा होती हो, सजीव द्वारा परागण यदि होता हो, तो ऐसे कारक, इन सजीवों को, ऐसे कारकों को या इन्हीं सजीवों को हम क्या बोलते हैं, जैविक कारक के नाम से जानते हैं। आगे समझ में? तो जैविक कारक कौन से होते हैं कि जिन कारकों के द्वारा या ऐसे जीव जो कि परागण क्रिया को संपन्न करते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, जैविक कारक कहलाते हैं। अब जैविक कारक दूसरे हैं अजैविक कारक। सीधी सी बात है, अजैविक जिनके अंदर जीवन नहीं होता है, तो जिनके अंदर जीवन नहीं होगा वो किस में आते हैं, निर्जीव के अंदर आते हैं। तो ऐसे निर्जीव या नॉन लाइव जो एजेंट हैं उनके द्वारा यदि परागण हो रहा है, मतलब ऐसे कारकों के द्वारा हो रहा है जिनमें जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ऐसे कारक जिनमें कभी जीवन का अस्तित्व नहीं मिलता है, ऐसे कारक जो होते हैं वो अजैविक कारक कहलाएंगे। तो अजैविक कारक जो होते हैं ये मुख्यतया दो होते हैं जो आपके कोर्स में हैं, एक तो है वायु और दूसरा है जल। वायु के द्वारा जो परागण हो रहा है उसको बोलते हैं वायु परागण, और जल के द्वारा जो परागण हो रहा है उसे बोलेंगे जल परागण। ठीक, वायु परागण जो है इसको हम लोग एनिमोफिली के नाम से जानते हैं, यहां लिख देता हूं। एनिमोफिली। ठीक है, किसी बुक के अंदर, कई बुकों के अंदर ये आपको एरोफिली के नाम से भी मिल जाएगा, तो उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, एरोफिली इस नाम से भी मिल जाएगा आपको। और जल जो है, देखो केमिस्ट्री के अंदर कई बार शब्द आता है हाइड्रो शब्द, और पूरी बायो के अंदर, मैं बायो की बात कर रहा हूं, पूरी बायो के अंदर हाइड्रो कहीं पे भी आ जाए शब्द तो हाइड्रो से मतलब होता है जल से। ठीक है, तो हाइड्रो जो है, जल परागण का मतलब क्या होगा, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली। ठीक है, वायु परागण को क्या बोलेंगे, एनिमोफिली या एरोफिली के नाम से जानते हैं, और जल परागण को हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं। ये नाम है ना ज्यादातर हिंदी में कम आते हैं, ज्यादातर किस में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में बहुत ही कम मिलते हैं। चाहे आपको हाइड्रोफिली वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा, यदि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे हाइड्रोफिली ऐसे लिख देंगे, हाइड्रोफिली। ठीक है, इसी मतलब इंग्लिश को भी किस में लिखेंगे, हिंदी के शब्द के रूप में लिखेंगे इसको। तो इंग्लिश शब्द जो हैं, ये टर्म्स जो हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान देना। वायु परागण को एनिमोफिली और जल परागण को हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। दूसरा, किस जैविक कारकों के द्वारा होने वाला परागण कौन कौन सा है, तो देखो जैविक कारक जो हैं ये सजीव कारक हैं। अब इनके द्वारा कौन कौन सा परागण होता है, पहला है कीट परागण।
दूसरा है पक्षी परागण, तीसरा है चमगादड़ द्वारा परागण, और अगला है घोंघों द्वारा। ठीक है, 4 प्रकार से है। विश्व के अंदर, ध्यान से सुन लेना, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा परागण की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होगी? कीटों के द्वारा होगी। और कीटों का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं, 11वीं क्लास में आपने बायोलॉजी की कई सारी ब्रांच भी पढ़ी होंगी, यदि आपको पढ़ाई हुई होंगी तो एक ब्रांच होती है जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं। और कीट भी कौन से होते हैं? जो संघ ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। ऑर्थोपोडा, लास्ट ईयर 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। संघ ऑर्थोपोडा जो है, ऑर्थोपोडा के अंदर कीट आते हैं, और कीटों को जिन पे काइटिन पाई जाती है उनको एक गण में रखते हैं। ठीक है, कई सारे इसके गण हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। पृथ्वी पे जितने भी जीव पाए जा रहे हैं उनमें लगभग 70 से 80% जीव जो हैं वो केवल इसी संघ के हैं, ऑर्थोपोडा संघ के। तो कीट जो है ना वो किस संघ में आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। और ऑर्थोपोडा अर्थात कीटों का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं, जैसे हम लोग आनुवांशिकता का अध्ययन करेंगे तो वो क्या होती है? जेनेटिक्स होती है। जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो जूलॉजी कहलाती है। वनस्पति या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वो कौन सी कहलाती है? बॉटनी कहलाती है। तो कई सारी अलग अलग क्या हैं? ब्रांचेज हैं। तो कीटों का अध्ययन जब हम करते हैं वो शाखा जो होती है वो कहलाती है एंटेमोलॉजी। ठीक है, एंटेमोलॉजी अर्थात कीटों का अध्ययन कराने वाली शाखा। तो यहां हम कीटों को एंटम शब्द से यूज करते हैं, एंटम कीटों को एंटम। तो कीटों के द्वारा होने वाला जो परागण होता है इसको बोलते हैं एंटोमोफिली। ठीक है, ये ध्यान रखना, कीटों के द्वारा होने वाला जो परागण होता है उसे कीट परागण या क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। ये पी है, ध्यान रखना, एंटोमोफिली। दूसरा है पक्षी परागण। सुनो, पक्षी सबने देखे हैं। पक्षी भी क्या होते हैं? कई पक्षी वो परागण क्रिया को संपन्न करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पक्षी परागण जो होता है इसको हम इसको हम क्या बोलते हैं? आर्निथोफिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, पक्षी परागण जो होता है। तीसरा है चमगादड़ द्वारा। देखो, चमगादड़ जो होती है वो आपने देखा है अधिकांशतः क्या हमेशा ही जब तक हमने देखी है, चमगादड़ जो होती है वो रात्रि के समय उड़ती है या अंधेरे में मिलेगी, दिन में ये नहीं उड़ते हैं। ठीक है, तो चमगादड़ जो होती है ना इसके द्वारा जो परागण होगा वो कब होता है? रात्रि के समय होता है। ध्यान से सुन लेना कि रात्रि के समय चमगादड़ के द्वारा क्या होगा? परागण होगा। और चमगादड़ द्वारा जो परागण होगा इसको बोलते हैं चिरेप्टोफिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लास्ट है घोंघों द्वारा। घोंघों द्वारा जो होता है वो एक कुल होता है सुरनकुलेसी कुल। ठीक, जो ज़्यादातर घास कुल के अंदर आते हैं, जो इनमें होता है मेलेकोफिली। इसको हम लोग मेलेकोफिली के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से सुनना, कई बार इसमें से कंपटीशन एग्जाम में कई बार आया है, या बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में, वो क्या करते हैं इनके नाम जो है ना वो इंग्लिश की हिंदी बना के लिखते हैं। जैसे चिरेप्टोफिली है तो वहाँ पे चिरेप्टोफिली ही लिखा हुआ मिलेगा। ये नहीं है कि वहाँ हिंदी में लिख दिया कि चमगादड़ के द्वारा क्या परागण होगा। तो इनके नाम आप लोग जितना हो सके इंग्लिश में ही याद रखना, चाहे इंग्लिश की हिंदी करके लिखाना। तो ये एक चार्ट है जो कि हमें परागण क्रिया के बारे में या परागण के बारे में पूरा बताता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अजैविक कारकों के द्वारा। देखो, ये हो गया हमारा स्वयं परागण, हमने पढ़ ही लिया था। दूसरा, पर परागण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पर परागण किसे कहते हैं, इसके अनुकूलन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है,
स्वयुग्मन हो गया हमारा, सजात पुष्पी परागण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब रह कौन से गए, पर परागण के कारक रह गए, एजेंट कौन कौन से हैं। तो दो एजेंट बता दिए आपको, जैविक और अजैविक। जैविक कौन से होंगे, जिनके अंदर जीवन होगा, ठीक है, सजीवों के द्वारा। घोंगे सजीव होते हैं, चमगादड़ के अंदर भी जीवन होता है, पक्षियों के अंदर जीवन होगा, कीटों के अंदर भी जीवन होगा। और वायु और जल, इनके अंदर कोई जीवन नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं अजैविक कारकों को, और अजैविक कारकों में सबसे पहला आता है वायु परागण, या इसको बोलते हैं एनिमोफिली के नाम से जानते हैं, वायु परागण या एनिमोफिली। अब यहां एक एक को समझते हुए चलना। यदि एग्जाम की दृष्टि से देखें प्लस प्रैक्टिकल की, दोनों की कंडीशन से, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो एग्जाम होंगे उन दोनों की दृष्टि से देखें, तो वायु परागण जो होता है ये इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट है, वायु परागण। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट है, लेकिन हमें पढ़ने पूरे हैं, कोई ये नहीं कह रहे कि ये ही मोस्ट है, यही आपको पढ़ना है। देखो सारे के सारे हमें टॉपिक लेके चल रहे हैं, सारे समझने हैं। तो देखो नाम से मालूम चल रहा है वायु परागण। वायु परागण का मतलब क्या होगा कि जब परागण क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो, वायु के द्वारा संपन्न हो। जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा संपन्न होगी तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वायु परागण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब वायु परागण की जब क्रिया होगी तो वायु परागण की क्रिया में वायु परागित पुष्पों की क्या विशेषता होती है, या वायु परागण की क्या विशेषता होगी, ये भी आ सकता है। अब सुनो इनकी विशेषताएं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल हैं और इनको आसानी से कर लेंगे। सबसे पहली बात कि वायु में कौन सी चीज उड़ेगी। कोई चीज आपके पास में हल्की है और एक भारी चीज है आपके पास में, तो आप लोगों ने देखा है कि हल्की चीजें जो होती हैं, जैसे आंधी तूफान आएंगे ना, तो आंधी तूफान में जो हल्की वस्तुएं होती हैं वो ही क्या होती हैं, हवा में उड़ जाएंगी, लेकिन जो भारी वस्तुएं होंगी वो हवा में नहीं उड़ पाती हैं। तो परागण का मतलब क्या होता है, परागण का मतलब यही तो है कि पराग कण जो हैं, इन पराग कणों का कहां पे पहुंचना, वर्तिकाग्र पे पहुंचना, ये परागण का मतलब होता है। तो विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना कि वायु परागित परागकण जो होते हैं, परागकण ये कैसे होते हैं, हल्के होंगे और छोटे होंगे, हल्के और छोटे। यदि मान के चलो परागकण ये भारी होते ना तो ये वायु में उड़ नहीं पाते। और ऐसा नहीं है कि परागण के लिए, वायु परागण के लिए हमें बहुत तेज हवा की जरूरत है, आंधी तूफान की जरूरत है, ऐसा नहीं। जो हल्की हवा चलती है, धीमी धीमी हवा जो चलेगी, वो भी इनके लिए क्या होती है, सफिशियंट होती है परागण क्रिया को संपन्न बनाने के लिए। दूसरा, ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि आकार छोटा होगा तभी ये क्या होंगे, उड़ेंगे। अगली चीज कि एक, जैसे आपने अपने हाथ पे एक काम करना, अपने हाथ पे आप लोग क्या नाम है, कुछ भी, जैसे मिट्टी जो है, मिट्टी के कुछ कण आपने रख लिए, ठीक है, और वो मिट्टी के कण आप, तेज हवा चल रही है या पंखा के आगे, कोई भी पंखा चल रहा हो या कूलर चल रहा हो, उसके आगे आप लोग हाथ रखना, तो क्या होगा, मिट्टी उड़ जाएगी, मिट्टी उड़ेगी। और उसी मिट्टी को यदि आप तेल से भिगो के या उसको पानी में भिगो के अपने हाथ पे रखेंगे, तो उसको फिर आप कूलर के सामने लेके जाओ अपने हाथ को, या पंखे के सामने लाओ, तो वो नहीं उड़ेगी। तो तेल, या आपने पढ़ा है कि पोलन किट होती है, परागकण जो होते हैं इनके ऊपर पोलन किट पाई जाती है जो टेपिटम से स्रावित होती है, जिसके कारण परागकण क्या होते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। चिपचिपे होंगे, तो चिपचिपे यदि हैं, ध्यान से सुनना,
चिपचिपे यदि हैं तो वो वायु में नहीं उड़ पाएंगे। चिपचिपेपन का मतलब क्या होता है? चिपचिपेपन का मतलब ये होता है कि परागकण जो हैं वो किसी चीज से चिपक जाए, ये मतलब होता है। तो वायु परागित परागकण जो होते हैं वो हल्के होंगे, छोटे होंगे और कैसे होते हैं? शुष्क होते हैं, अर्थात ये चिपचिपे नहीं होते हैं। पहला पॉइंट। ठीक। दूसरा पॉइंट कि ये हमारे पास में क्या है? एक वर्तिकाग्र और ये परागकोश। ठीक है। अच्छा, इनके ये क्या हो गए? दल और बाह्य दल, दल और बाह्य दल हो गए। तो अगली चीज, यदि मान के चलना कि ये परागकण, ये पुष्प जो है वो इन दल और बाह्य दलों से, इसको रेड से बना रहे हैं, मान के चलना ये पुष्प जो है वो दल और बाह्य दलों से क्या है? ढका हुआ है, ऊपर तक ये क्या है? ढका हुआ है इस तरह से। तो जब भी वायु बहेगी, हवा जब बहेगी, तो क्या ये परागकण यहां से निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि दल और बाह्य दल जो हैं वो परागकोश और वर्तिकाग्र जो होती है इससे कैसे होने चाहिए? नीचे, मतलब खुले हुए होने चाहिए। अर्थात दल और बाह्य दल जो हैं, दल और बाह्य दल ये कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। किसकी तुलना में? इन दोनों की तुलना में। ठीक है। वर्तिकाग्र और परागकोश की तुलना में दल बाह्य दल छोटे होने चाहिए। यदि ये बड़े रहे तो बड़े रहने पे इनमें क्या नाम है? परागकण वायु के द्वारा नहीं निकल पाएंगे। फिर क्या होगा? इनमें स्वपरागण। ठीक है। अगली चीज कि वायु परागित पुष्पों की क्या विशेषता है? अगली सुनना कि इनके अंदर क्या होता है कि परागकोश, ध्यान से देखना, देखो, या तो इनमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि परागकोश और वर्तिकाग्र की लंबाई क्या हो? बराबर हो, या फिर ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि परागकोश थोड़े से क्या हो? ऊंचाई पे हो। ये कंडीशन होनी चाहिए, ज्यादा ऊंचाई पे नहीं, थोड़ी सी ऊंचाई पे होनी चाहिए। यदि मान के चलना ये वर्तिका लंबी हो गई, वर्तिका लंबी हो गई, परागकोश क्या रह गए? छोटे रह गए, तो ऐसी कंडीशन में वायु परागण नहीं होगा। जब भी ये परागकोश फटेंगे तो ये परागकण कहाँ गिर जाएंगे? नीचे की ओर ही गिर जाएंगे। वायु के द्वारा हल्की सी ये क्या करेंगे? गति करेंगे, इस वर्तिकाग्र तक ये नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वर्तिका क्या होनी चाहिए? परागकोशों के बराबर होनी चाहिए, अथवा परागकोशों की तुलना में कैसी होनी चाहिए? थोड़ी लंबाई में कम होनी चाहिए। अगला है वर्तिका कम लंबाई की। ठीक है। अगला है परागकोश लंबे, या पुंकेसर जो हैं वो कैसे होने चाहिए? लंबे होने चाहिए। अगली विशेषता क्या होती है कि जैसे हवा, यहां ये परागकोश है, ये परागकोश। ठीक है। अब मान के चलना पुष्प क्या हो गया? परिपक्व हो गया, परागकोशों का क्या हो गया? स्फुटन हुआ। अब जैसे ही हवा चल रही है, मान के चलना हवा चल रही है, वायु चली है, तो जरूरी है क्या कि वायु के द्वारा ये परागकण इसी वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे? ये कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। दूसरा, हो सकता है कि वायु इधर से चल रही हो तो ये परागकोश से परागकण निकल के कहाँ फैलेंगे? इधर उधर फैल जाएंगे। तो ये जो क्रिया होती है ना, इस क्रिया में क्या है? परागकण अधिक होने चाहिए। इसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि परागकण कैसे होने चाहिए? अधिक संख्या में, तभी उनमें से कुछ परागकण कहाँ पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे। तो ये वायु परागित पुष्पों की विशेषता है। जैसे जल जिसे उसमें अंतर बाह्य निषेचन में पढ़ा था ना कि युग्मकों की संख्या क्या होती है? अधिक। वो जल के साथ में बह जाते हैं, उनमें से कुछ ही मिल पाते हैं, कुछ उनमें से क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही परागकणों की संख्या क्या होगी? इसमें अधिक होगी। किसमें? परागकोश के अंदर। जैसे एक पादप है मक्का, आप लोगों ने देखा भी होगा, मक्का।
मक्का जो है, मक्का के एक परागकोश के अंदर लगभग 2.4 करोड़ परागकण होते हैं। ध्यान से सुनना, मक्का के एक परागकोश के अंदर कितने, लगभग 2.4 करोड़ परागकण होंगे। ऐसे ही एक पादप और होता है एनुआ। एनुआ, एनुआ के अंदर यदि एक परागकोश की हम बात करें, एक परागकोश की, तो एक परागकोश के अंदर लगभग 13,52,000 क्या होंगे, परागकण होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि वायु परागित पुष्प जो होते हैं, वायु परागित पुष्पों में परागकणों की संख्या कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है, वायु परागित पुष्पों की संख्या अधिक होनी चाहिए। अब अगला है, इसके बाद पहले तो ये पॉइंट देखना है एक बार शुरू से कि परागकण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं। दूसरा, दल और बाह्यदल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तीसरा कि वर्तिका कैसी होनी चाहिए, पराग कोशों की तुलना में या पुंकेसर की तुलना में कम लंबी होनी चाहिए। ठीक, अगला है परागकोश कैसे होने चाहिए, लंबे होने चाहिए। इसके अलावा परागकण कैसे होने चाहिए, अधिक संख्या में होनी चाहिए। ये दो एग्जाम्पल याद रखना। दो एग्जाम्पल कौन कौन से, मक्का और एनुआ। मक्का के अंदर परागकोशों की, परागकणों की संख्या एक परागकोश के अंदर लगभग कितनी रहेगी, 2.4 करोड़ परागकण मिलेंगे। जबकि एनुआ के अंदर क्या होता है, एनुआ के अंदर लगभग 13,52,000 परागकण उत्पन्न होते हैं। अब कुछ और देखें इसमें। अगला है कि दल और बाह्यदल। देखो अभी यहां बताए थे, दल और बाह्यदल या तो छोटे होने चाहिए, ध्यान से सुनना, दल और बाह्यदल या तो छोटे होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, अनुपस्थित होने चाहिए। ये लिख दिया ना, छोटे होने चाहिए या फिर ये कैसे हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं। ये एक पादप होता है आर्टिका, एक पादप है आर्टिका। इस पादप में क्या होता है कि जो परागकोश होता है, परागकोश, इस पादप के अंदर, पुष्प के अंदर जो परागकोश होगा, ये परागकोश जब भी फटेगा ना, जैसे ये परागकोश है, ठीक है, जब भी परागकोश का स्फुटन होगा तो स्फुटन होने पे परागकण जो होते हैं ना बहुत ही तीव्र गति से बाहर निकलते हैं। जैसे कि पाउडर का डिब्बा होता है, पाउडर का डिब्बा, उसको आप जोर से दबाओ तो जोर से दबाने पे क्या होगा, डिब्बे में ऊपर की तरफ जो छिद्र होंगे उन छिद्रों से पाउडर कैसा निकलेगा, तीव्र गति से बाहर निकलता है। तो ऐसे ही इस परागकोश से परागकण जो होते हैं ना वो छिद्रों के जरिए से बहुत तीव्र गति से कहाँ निकलेंगे, बाहर। इसको हम क्या बोलते हैं, गन पाउडर विधि के नाम से जानते हैं। इसको हम गन पाउडर विधि के नाम से जानेंगे। आर्टिका के अंदर ऐसा देखने को मिलता है प्राय। तो ये कुछ वायु परागित पुष्पों की क्या हो गई, विशेषता हो गई। कौन कौन सी, कि आर्टिका के अंदर कौन सी विधि मिल रही है, गन पाउडर विधि। गन पाउडर का मतलब क्या होता है, फिर से सुन लेना। गन पाउडर का मतलब होता है कि परागकोश से परागकणों का तीव्र गति से कहाँ निकलना, बाहर निकलना। एक परिपक्व परागकोश से परागकणों का तीव्र गति से बाहर निकलना, यही घटना क्या कहलाती है, यही घटना गन पाउडर विधि कहलाती है। ठीक है, जैसे कि खजूर, बांस, इनके अंदर होता है। तो ये कुछ क्या हो गए, वायु परागित पुष्पों की विशेषता हो गई। ठीक है, शायद आ गए होंगे ये समझ में। ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल के हिसाब से पूछे जाते हैं, थ्योरी में भी हैं, थ्योरी में भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। अगला है इसके बाद में वायु परागित पुष्पों का एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम लोग, मक्का। मक्का देखना,
मक्का या जियामेज, इसका वानस्पतिक नाम होता है जियामेज। तो मक्का के अंदर ये आपको है ना प्रैक्टिकल भी मिलेगा, ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल का भी है और थ्योरी का भी है, दोनों का ही है आपको। तो क्वेश्चन ये है कि मक्का के अंदर परागण क्रिया को समझाइए अथवा मक्का के अंदर वायु परागण क्रिया को समझाइए। ठीक है, अब वायु परागित पुष्पों की ये विशेषता तो है ही है। ठीक है, वायु परागित पुष्पों की विशेषता ये हमने द्विलिंगी पादप के अंदर पढ़ ली, द्विलिंगी पुष्प के अंदर। अब सुनो, मक्का का हमें पता है कि मक्का जो होता है, जो बच्चे गांव में रहते होंगे उनको पता होगा कि मक्का का पौधा कैसा होगा। देखो, मक्का के अंदर मक्का का पादप जो होता है ना वो उभयलिंगाश्रयी होता है। मोनोसियस आपको बताए होंगे, मोनोसियस और डायोसियस। जब दोनों प्रकार के पुष्प, नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पादप पे हों, ध्यान से सुनना, जब नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों एक ही पादप पे हों तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मक्का के अंदर क्या होता है, जो शीर्ष भाग होता है, इस शीर्ष भाग पर तो नर पुष्प पाया जाता है। मक्का का जो पादप का शीर्ष भाग होगा या शीर्षस्थ भाग होता है वहां क्या मिलते हैं, मेल फ्लावर मिलेंगे। जबकि कक्षस्थ भाग जो होते हैं, साइड वाले जो भाग होंगे नीचे की ओर, यहां कौन से पुष्प मिलेंगे, मादा पुष्प मिलते हैं, मादा पुष्प। ठीक है, तो एक ही पादप पे ध्यान देना, एक ही पादप पे दो प्रकार के क्या मिल रहे हैं, पुष्प मिल रहे हैं। तो ये पादप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उभय लिंगाश्रयी होते हैं, मोनोसियस होते हैं ये। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि नर पुष्प जो होता है, नर पुष्प का काम है क्या करना, परागकण उत्पन्न करना, परागकण बनाना। और मादा पुष्प जो होता है, इस मादा पुष्प में क्या होती है, लंबी लंबी रेशम की सी कई सारी इसमें क्या होती हैं, वर्तिकाएं होती हैं, कई सारी वर्तिकाएं मिलेंगी, लंबी लंबी रेशम की सी। इनकी लंबाई जो होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर या 25 से 50 सेंटीमीटर तक की भी मिलती हैं। ठीक है, ये जो वर्तिकाएं होती हैं, आप लोगों ने मक्का खाई होगी, अब कुछ दिनों में चालू हो जाएंगी, मक्का आने लग गई मंडी में भी। तो मक्का में आप देखना, जो आप मक्का की बाल लेके आएंगे जिसको हम भुट्टा बोलेंगे, उसके ऊपर से आप कवच हटाएंगे। ठीक है, वो क्या होते हैं, दल बाह्य दल होंगे, उनको हटाने के बाद में उसमें आपको रेशम की सी कई सारी ब्राउन कलर की आपको बाल से दिखाई देंगे। मक्का के अंदर जो आपने मक्का खाई होगी या आप देख लेना मक्का आ रही है, उनमें रेशम की सी कई सारी, जैसे ही हम बाहर से कवच हटाएंगे मक्का के ऊपर से कई सारी रेशम की सी बालें मिलेंगी। और वो बाल जो होती है ना, वो क्या होती हैं, इसकी वर्तिका होती हैं। ठीक है, तो मक्का के मादा पुष्प जो होता है ना, इसमें कई सारी क्या होती हैं, रेशम के से धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, जो मादा पुष्प की क्या कहलाएंगी, वर्तिका कहलाती हैं। इनकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर या 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। अब ये वर्तिकाएं जो होती हैं ना, ये वर्तिकाएं ये हवा में लटकी हुई रहती है, हवा में, और इनका अग्रभाग जो होता है ये क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र कहलाएगा। अब जब नर पुष्प परिपक्व हो जाता है, नर पुष्प परिपक्व से मतलब है जब परागकोश परिपक्व हो जाएंगे तो परागकोशों को क्या होगा, स्फुटन होगा। स्फुटन होगा तो स्फुटन होने से पराग कण जो होते हैं ये वायु के द्वारा क्या है, इधर उधर उड़ने लगेंगे।
चाहे तो वो इधर उड़े या फिर वो इधर उड़े, ठीक है, वायु के द्वारा। तो वायु के द्वारा जैसे ही ये परागकोश से बाहर निकलेंगे, उड़ेंगे, तो ये नीचे भी आएंगे। तो ये जैसे ही परागकण नीचे की ओर आते हैं, नीचे आएंगे, तो मादा पुष्प की जो वर्तिकाग्र होती हैं वो क्या करती हैं, जो ये रेड कलर से बनाई हैं, ये इन परागकणों को, या ऊपर से जो परागकण आ रहे हैं ना, इनको क्या कर लेती हैं, अपने से जोड़ लेती हैं। ये परागकण जो हैं वो इनसे आके क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब ये वर्तिकाएं परागकणों को ग्रहण कर रही हैं, परागकण इन्होंने क्या किया, परागकण से क्या हो गई, ये चिपक गई। अब परागकण यहाँ पे क्या करेंगे, पराग नलिका का निर्माण करेंगे। फिर आगे चल के क्या होगा, उसमें बीज का निर्माण होगा। बीज का, फल का, ध्यान करो पहले चैप्टर में बताया था कि फल का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, मादा भाग से, अंडाशय से होता है। बीज का, सॉरी, फल का निर्माण किससे होगा, अंडाशय से होगा। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करेगी, बीजांड बीज में बदलेगा, और बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है, और भ्रूण पोष होगा उसके अंदर। तो मादा पुष्प जो होती है, मादा पुष्प की वर्तिकाग्र क्या करती हैं, ऊपर नर पुष्प से आने वाले जो परागकण होते हैं इनसे क्या हो जाती हैं, ये चिपक जाती हैं या उनको चिपका लेंगी, और यहाँ पे परागकण से पराग नलिका का क्या होगा, विकास होगा। तभी हम जो खाते हैं ना, मक्का जो खाते हैं हम लोग, जो भुट्टा खा रहे हैं हम लोग, जिसको हम सेक के नींबू नमक लगा के जो हम खाएंगे, वो हम मादा वाला भाग खा रहे हैं। मादा पुष्प का जो भाग है उसको खाते हैं, नर पुष्प वाले भाग को नहीं खाते हम। तो भोज्य पदार्थों के रूप में जो हम काम में ले रहे हैं वो मादा पुष्प के प्रोडक्ट जो हैं उनको काम में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मक्का के अंदर क्या हुआ, वायु परागण हुआ, या मक्का के अंदर परागण की घटना हुई। एक बार फिर से देख लें हम लोग कि मक्का, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, जिया मेज। एक चीज ध्यान रखना, कई बार कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, किसी जीव का, ठीक है, चाहे वो जंतु हो अथवा पादप हो, उनका नाम पूछ लिया जाता है, वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक नाम हम लोग लिख के तो आ जाते हैं और बिल्कुल सही लिख के आते हैं, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नंबर कट जाते हैं उसमें। क्यों नंबर कट जाते हैं, क्योंकि आपकी देखो कॉपी जो चेक होती हैं वो अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर टीचर जो है वो चेक कर रहे हैं, तो वो छोटी छोटी गलतियों को वहाँ पे, क्योंकि जैसे एक नंबर में क्वेश्चन आ गया, जैसे मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए, आप सब जानते हो मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम है, और आप लोग वहाँ लिख के आ गए पाइसम सैटाइवम, ये आप में लिख के भी आ गए, और आप लोग तो क्या है खुश हो गए कि हम लोग सही लिख के आए, हमारा मतलब पेपर जो है अच्छा गया है, हमारे पूरे नंबर आएंगे। लेकिन एग्जामिनर यदि ध्यान से देखेगा ना, यदि उसने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो इसमें आपके वो क्रॉस मार्किंग कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि नाम सही है, लेकिन सही होते होते हुए भी आप नाम गलत लिख के आए हो। क्यों, जब आपने लास्ट ईयर 11वीं क्लास में वानस्पतिक नाम या जंतु नाम जब पढ़े थे आपने, जंतु वैज्ञानिक नाम, तो वहाँ नियम पढ़ा था कि या तो इनके नाम आप लैटिन भाषा में लिख के आते, या तो इनको टेढ़े लिख के आते। कैसे, ऐसे, ऐसे लिख के आते वहाँ पे, तब तो सही है। अदरवाइज हिंदी या अंग्रेजी में आप लिख रहे हो तो नाम के नीचे अंडरलाइन जरूरी होती है, ये नियम आपने पढ़ा है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग बिना अंडरलाइन करे ही नाम लिख के आ जाते हैं। जैसे ईस्ट का नाम आता है, ईस्ट, ईस्ट का नाम पूछ लिया, आप लोग लिख के आ गए सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, इसका नाम लिख दिया, अंडरलाइन नहीं करी तो गलत वहाँ पे। ऐसे ही प्रैक्टिकलों में क्या होता है, मक्का में मक्का का नाम आ जाता है या किसी अन्य का नाम आएगा, तो वहाँ वानस्पतिक नाम पूछ लिया तो आंख बंद करके वहाँ लिख दिया जिया मेज बिना अंडरलाइन के ही, तो वो गलत हो गया सही लिखते हुए। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिन पे आपको विशेष ध्यान देना है। यदि आप कोई भी बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम लिख रहे हो तो नाम के नीचे अंडरलाइन जरूर कर लेना, अदरवाइज आपका सही होते हुए भी क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इसके बाद में
एक बार फिर से देखना, मक्का के अंदर परागण की घटना को देख रहे हैं हम लोग। मक्का का वानस्पतिक नाम क्या होता है? जिया मेज। ठीक, मक्का जो होता है हमको पता है एक बीजपत्री पादप है। मक्का के अंदर क्या होता है कि दो प्रकार के, एक ही पादप में दो प्रकार के पुष्प मिलते हैं। नर पुष्प जो होते हैं ये तो शीर्षस्थ भाग पे मिलेंगे, शीर्षस्थ भाग पे, और मादा पुष्प जो होते हैं वो कक्षस्थ भागों पे या नीचे की ओर साइड में पाए जाते हैं। मादा पुष्प जो होते हैं, मादा पुष्प में कई लंबी लंबी क्या होती हैं? वर्तिकाएं होती हैं, और ये रेशम के धागेनुमा संरचनाओं के रूप में रहती हैं, वायु में लटकी हुई रहती हैं। जब भी नर पुष्प का परागकोश परिपक्व हो जाता है और परिपक्व होकर जैसे ही परागकोश फटेगा, स्फुटित होगा, स्फुटित होने पे ये परागकण जो होते हैं वो वायु के द्वारा कहाँ निकलेंगे? बाहर, और ये नीचे की ओर क्या होंगे? गिरने लगेंगे। और नीचे की ओर जब गिरेंगे तो इन परागकणों को इन वर्तिकाग्रों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और वर्तिकाग्रों द्वारा जब ग्रहण कर लेंगे तो निषेचन के पश्चात इसी भाग से हमें क्या मिलेंगे? खाने योग्य मक्का की प्राप्ति होगी, जिसको हम खाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या? मक्का के अंदर वायु परागण की घटना। तो पहला हुआ है हमारा एनिमोफिली या वायु परागण। वायु परागण किसे कहते हैं? बता दिया कि जब परागण की क्रिया किसके द्वारा हो? वायु के द्वारा हो। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, आज ही आपके लिए इनके साथ साथ यहाँ से आगे जो आपको लास्ट वीडियो मिली थी उससे आगे की वीडियो या परागण की वीडियो भी, सॉरी वीडियो नहीं, PDF आपके लिए आज ही मिल जाएगी। इसी जो वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान रखना, आज की वीडियो के साथ में आपको परागण से संबंधित पूरे टॉपिक मिल जाएंगे। और कल मैंने वीडियो में कुछ बातें बताई थी, कुछ नोट बताए थे, तो जब भी आप लोग इनको कॉपी में लिखो, PDF को अपनी कॉपी में उतारो, तो वहाँ पे उन पॉइंटों को जिस जिस जगह बताए थे वहाँ पे आप ऐड करते हुए चलना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अगला आता है जल परागण। पहला वायु परागण हो गया, दूसरा जल परागण। देखो जल परागण क्या होता है, या हाइड्रोफिली नाम से मालूम चल रहा है। जल परागण किसे कहते हैं? कि जल के द्वारा होने वाला परागण जो होगा, जल के द्वारा होने वाला परागण ही क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है। ठीक है, जल के द्वारा होने वाला परागण। देखो जल परागण क्या होता है? जल परागण कहते हैं कि जब परागण की क्रिया जल के द्वारा संपन्न हो, जब परागण की क्रिया किसके द्वारा हो? जल के द्वारा संपन्न हो, उसे हम क्या बोलते हैं? जल परागण के नाम से। मतलब परागण क्रिया, जब आपको परिभाषा बताई थी तो परागण में ये बताया था कि पराग कणों का, ध्यान से सुनना, ये बताया था कि पराग कण जो होते हैं, पराग कणों का परागकोश से निकलकर किसी भी माध्यम के द्वारा, ये शब्द बोला था, किसी भी माध्यम के द्वारा कहाँ पहुंचना? वर्तिकाग्र पे पहुंचना। कोई भी माध्यम हो सकता है, जैविक हो सकता है, अजैविक हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अजैविक कारक चल रहे हैं, तो जल के द्वारा यदि परागकण परागकोश से कहाँ पहुंच रहे हैं? पुष्प की वर्तिकाग्र तक, तो इस परागण को हम क्या बोलते हैं? जल परागण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जल परागण जो होता है, जल देखो सामान्य तौर पे क्या होता है, प्लांटी जो है, प्लांटी को 5 भागों में बांटा है। 5 भाग कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा, ये आपने लास्ट ईयर पढ़े होंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 भाग हैं प्लांटी के। तो प्लांटी जो है ना, प्लांटी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा जो हैं ये किसमें रहते हैं, इनके लिए जल की आवश्यकता होती है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होगी। टेरिडोफाइटा जो है, टेरिडोफाइटा के लिए भी किसकी, निषेचन के समय किसकी आवश्यकता होगी, जल की या नमी की आवश्यकता होगी इनके लिए। तो जल के द्वारा इनमें क्या हो रही है, परागण की क्रिया, इनमें तीनों के अंदर जल के द्वारा क्या होती है, परागण की क्रिया होती है। अब अगली बात कि जल परागण जो होता है इसको हम सामान्यतः 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा है एपीहाइड्रोफिली। दो भागों में बांटा है, एक तो है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा है एपीहाइड्रोफिली। ठीक, इनमें एक चीज ध्यान रखना, इन नामों की आपसे हिंदी बहुत ही कम पूछी जाएगी। देखो, हाइड्रो शब्द का मतलब आपको पता ही है कि हाइड्रो का मतलब किससे होता है, जल से होता है सामान्य तौर पे, और फिलीज शब्द का मतलब किससे है, परागण से है। तो जल के द्वारा होने वाला परागण ये शब्द आ गया। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली, इनमें से देखो जल की यदि हम लोग बात करें तो जल जो होता है ना, जल में 2 तरह से होता है। 2 तरह से कैसे होगा, ध्यान देना। देखो कि जब परागण की क्रिया, जब परागण कहाँ, देखो ये तो हो गई जल की सतह, ये जल की सतह हो गई ऊपर वाली, ये तो हो गई जल की ऊपरी सतह। जैसे किसी तालाब के अंदर, झील के अंदर, नदी के अंदर सबसे ऊपरी सतह होती है जल की, तो ये ऊपरी सतह हो गई। यदि जल की सतह के नीचे की ओर, ध्यान से सुनना, जल की सतह के नीचे की ओर यहाँ पे परागण की क्रिया संपन्न हो, मतलब जल की जो ये सतह है ना, इस सतह पे ना होके जल की सतह के कहाँ हो, नीचे की ओर परागण की क्रिया संपन्न हो। ध्यान से सुन लेना, हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली, इन दोनों में क्या अंतर होता है कि जब परागण की क्रिया जो ये जल की सतह है, इस सतह से कहाँ हो, नीचे की ओर संपन्न हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे नेजास, समुद्री घास, स्ट्रेटोफिल्लम। ठीक है, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। लेकिन यदि मान के चलना कि जब परागण की क्रिया कहाँ पे संपन्न हो, ये जल की सतह है, इस सतह पे संपन्न हो, यदि परागण की क्रिया यहाँ पे संपन्न हो, इस सतह पे, जल की ऊपरी सतह पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। तो दोनों में अंतर याद रख लेना, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे बेलिसनेरिया, बेलिसनेरिया, हाइड्रिला, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब सुनो कि क्या नाम है, एक बार बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है इनमें से कि बेलिसनेरिया में जल परागण की क्रिया को समझाइए। बेलिसनेरिया में जल परागण की क्रिया को समझाइए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली दोनों को देखते हुए चल रहे हैं, दोनों को देखते हुए चल रहे हैं।
तो सबसे पहले हम बैलिस्नेरिया के अंदर देख रहे हैं कि बैलिस्नेरिया के अंदर जल परागण की घटना कैसे होगी। एक बार फिर से सुन लेना इसे कि जल परागण या हाइड्रोफिली से मतलब क्या होता है। हाइड्रोफिली से मतलब है कि जब पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो, जल के द्वारा हो, या पराग कण जल के द्वारा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं, हाइड्रोफिली। ठीक है, और हाइड्रोफिली की क्रिया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में संपन्न होती है। अगली बात कि जल परागण जो होता है, जल परागण को हम दो भागों में बांटते हैं या दो प्रकार होते हैं इसके। एक तो है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा होता है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली में क्या अंतर होता है कि जब परागण की क्रिया या परागकण जल के द्वारा इस जल की सतह के नीचे ही स्थानांतरित होकर परागित होते हों, अर्थात परागण की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती हो, जल की सतह के नीचे संपन्न होती हो, जल में, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ पे हो जा, चाहे यहाँ हो जा, कहीं पे भी हो जा। कहने का मतलब है जल की सतह के नीचे परागण क्रिया होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एपीहाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है कि जब परागण की क्रिया ये जल की जो सतह होती है इस सतह पे ही क्या होगी, संपन्न होगी, तो इसको हम एपीहाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया होगा शायद। अब इसके बाद में अगला आता है, इसी में सबसे पहले हम देख रहे हैं बैलिस्नेरिया के अंदर जल परागण की घटना। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर, बैलिस्नेरिया में देखो जल परागण की घटना कैसे होगी। देखो बैलिस्नेरिया जो है, ध्यान से सुनना, बैलिस्नेरिया देखो बैलिस्नेरिया जो होता है ना वो पूर्ण रूपेण जल में डूबा रहने वाला पादप होता है। ठीक है, जल की मतलब जल की सतह के अंदर पाया जाएगा ये पादप जो है। तो बैलिस्नेरिया में क्या होता है, नर पादप और मादा पादप दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। पहली बात कि बैलिस्नेरिया पूर्ण जल निमग्न पादप होता है, मतलब पूरी तरह से जल में डूबा रहने वाला पादप होता है, अर्थात जल की सतह के बाहर ये जाता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है, वृद्धि नहीं करेगा। और नर पादप और मादा पादप कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसके अंदर, बैलिस्नेरिया के अंदर। अब इनमें क्या होता है, एक एक पादप को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं कि नर पादप जो होता है ना वो काफी संख्या में क्या करेगा, पुष्प उत्पन्न करता है। नर पादप जो होगा वो काफी संख्या में नर पुष्प उत्पन्न करेगा। ये पुष्प जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और जब ये पुष्प परिपक्व हो जाते हैं तो परिपक्व होने पे इनका पुतंतु जो होगा वो क्या हो जाएगा, पुतंतु से पृथक होकर, पुतंतु से टूटकर, और ये कहाँ पे गति करते हैं, ऊपर की ओर गति करेंगे। ऊपर की ओर गति करेंगे नीचे से, तो नीचे से ये कहाँ पहुंच जाएंगे, जल की सतह पे आ जाएंगे, यहाँ जल की सतह पे आ जाएंगे नर पुष्प जो हैं। ठीक है, जल की सतह पे पहुंच गए। ऐसे ही मादा पादप जो होता है ना, मादा पादप में क्या होता है, मादा पुष्प जो होगा
वो एक कुंडलित वर्तिका के द्वारा कुंडलित व्रंत के द्वारा क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये मादा पुष्प हो गया, और ये क्या है, इसका कुंडलित व्रंत, इस जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग टाइप में होता है इसका पुष्प व्रंत जो होगा। जैसे ही मादा पुष्प परिपक्व होता है, मादा पुष्प परिपक्व होने से मतलब है इसके अंदर जो वर्तिकाग्र होगी ना वो परिपक्व होगी। ठीक है, तो जैसे ही ये परिपक्व होता है, परिपक्व होने पे ये जो कुंडलन होता है व्रंत का, जो ये कुंडलन होता है, ये कुंडलन क्या हो जाता है, खुल जाता है, खुल जाएगा। नर पुष्प में क्या हुआ था, नर पुष्प जो थे जैसे ही परिपक्व हुए थे, पुष्प व्रंत से टूट के कहाँ चले गए, ऊपर की ओर चले गए, जल की सतह पे आ गए। जबकि मादा पुष्प जो है उसका पुष्प व्रंत कैसा होता है, कुंडलित होता है। मादा पुष्प का पुष्प व्रंत कुंडलित होगा, और जैसे ही मादा पुष्प परिपक्व होगा तो ये क्या करता है, ये कुंडलन धीरे धीरे खुलने लगता है। इस प्रकार से होगा, खुलेगा ये, और मादा पुष्प जो है ये कहाँ पहुंच जाता है, जल की सतह पे पहुंच जाता है। पहले तो कुंडलित अवस्था में था पुष्प व्रंत जो है, अब ये पुष्प व्रंत क्या हो गया, खुल गया, और खुलने पे ये मादा पुष्प जो है वो कहाँ पहुंच गया, जल की सतह पे पहुंच गया। अब जैसे ही जल की सतह पे पहुंचा मादा पुष्प, ये नर पुष्प जो होते हैं ना उसके चारों ओर आके जमा हो जाते हैं। जैसे इनको ब्लैक से बना रहे हैं, नर पुष्प जो हैं वो चारों ओर से इसको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, चारों ओर जमा हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और जैसे ही क्या नाम है, नर पुष्प मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं, तो जैसे ही इनमें घर्षण की, हल्की सी घर्षण की क्रिया होगी, इनके पराग कोश क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। और पराग कोश जैसे ही फटेंगे, परागकण जो होंगे वो कहाँ जाएंगे, जल में, और जल के द्वारा वो कहाँ पहुंच जाएंगे, इस मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। फिर से सुन लेना, ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है राजस्थान बोर्ड के अंदर। और बैलिस्नेरिया में जल परागण की घटना जो है वो कैसे बतानी है कि बैलिस्नेरिया, अब ये हमें पता नहीं कि ये हाइपोहाइड्रोफिली है या एपीहाइड्रोफिली है, ये मुझे भी नहीं पता। अब आप लोग बताना इसमें समझ के कि ये एपीहाइड्रोफिली है या हाइपोहाइड्रोफिली है। यहाँ पहले इसको समझो, फिर देखेंगे कि ये कौन सा है परागण। ठीक है, दो परागण आपको बताए हैं, एक तो है हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है, जो कहाँ होते हैं, जल की सतह के अंदर, सतह के नीचे। और एक होते हैं एपीहाइड्रोफिली, ये कहाँ होते हैं, जल की सतह पे होता है। ठीक है, अब सुनना इसमें ध्यान से कि बैलिस्नेरिया जो होता है, बैलिस्नेरिया एक लिंगी पादप होता है, पहली बात, और पूर्ण रूपेण जल में डूबा रहने वाला या पूर्ण जल निमग्न पादप होता है ये बैलिस्नेरिया जो है। अब बैलिस्नेरिया में क्या होता है कि जब नर पादप की हम लोग बात कर रहे हैं, नर पादप में जब नर पुष्प बनते हैं, कई सारे क्या बनते हैं, नर पुष्प। ये नर पुष्प जो होते हैं जब ये परिपक्व होंगे तो ये पुष्प व्रंत से टूट जाते हैं या अलग हो जाते हैं या पृथक हो जाएंगे, और पृथक होने के बाद में ये कहाँ पहुंच जाएंगे, जल की सतह पे पहुंच जाते हैं, ऊपर की ओर उठेंगे और जल की सतह पे पहुंच गए। ये पूरा क्या है, जल भरा हुआ है, यहाँ मान के चलना। अगला कि मादा पुष्प जो होता, मादा पादप जो होता है ना, मादा पादप में क्या निकलेगा, मादा पुष्प निकलेगा। मादा पुष्प पहले क्या होता है, अपने व्रंत के द्वारा ये कुंडलित व्रंत के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहेगा। अब जैसे ही मादा पुष्प परिपक्व होता है, तुरंत ये कुंडलन जो होता है ना वो धीरे धीरे खुलने लगता है। इस प्रकार से ये खुलने लगेगा, ये व्रंत जो है। अब व्रंत खुलेगा तो मादा पुष्प जो है ना वो व्रंत सहित, पुष्प व्रंत सहित कहाँ पहुंच जाता है, जल की सतह पे पहुंच जाता है। जल की सतह पे पहुंच गया। अब जैसे ही जल की सतह पे पहुंचा तुरंत ही ये नर पुष्प जो हैं ये मादा पुष्प के चारों ओर क्या होंगे, जमा हो जाते हैं, जमा हो गए। अब जल के बहाव के कारण या वायु से जल बहा या कैसे भी, तो जल के बहाव के कारण जैसे ही इसमें जल में हिलोरे से उठेंगे या कैसे भी, जैसे ही इनमें घर्षण होगा नर पुष्पों के अंदर,
घर्षण होने पे इनके परागकोश जो होंगे, परागकोश किसमें मिलेंगे, नर पुष्प के अंदर। परागकोश क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, और फटने पे परागकण कहाँ मुक्त हो जाएंगे, जल में, और जल के द्वारा वो कहाँ पहुंच जाएंगे, मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचे तुरंत ही ये वापस, ये जो व्रंत है ना, ये वापस क्या होगा, कुंडलित होगा, वापस कुंडलित होगा। अब कुंडलित होगा तो इसकी लंबाई क्या होगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो ये पुष्प वापस कहाँ आने लगता है, नीचे की ओर, अर्थात पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, अर्थात जल के अंदर आ जाता है। ध्यान से सुन लेना कि जैसे ही यहाँ पे परागण की क्रिया संपन्न हुई तुरंत ही ये व्रंत जो होगा, पुष्प व्रंत जो है, ये वापस क्या होने लगता है, कुंडलित होने लगता है। और कुंडलित होगा तो इसकी लंबाई क्या होगी, कम होती हुई जाएगी, और मादा पुष्प जो है वो धीरे धीरे जल के अंदर आएगा और पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। ठीक। तो यहाँ पे परागण की जो क्रिया हुई है, यहाँ केवल जल परागण लिखा है, तो परागण की जो क्रिया हुई है वो कहाँ पे हुई है, जल की सतह पे हुई है। तो सतह पे होने वाला जो परागण होगा उसको क्या बोलेंगे, एपिहाइड्रोफिली के नाम से जानेंगे। आगे होगा से समझ में ये। अब निषेचन की क्रिया यदि पूछे, ध्यान से सुनना, यदि परागण पूछे बेलिस्नेरिया के अंदर कि बेलिस्नेरिया में परागण कहाँ पे होता है, तो जल की सतह पे होगा। लेकिन ये पूछे कि बेलिस्नेरिया में निषेचन क्रिया कहाँ पे होगी, तो वो जल की सतह के अंदर होगी, इसके अंदर। ठीक है। तो ये बेलिस्नेरिया में क्या था, जल परागण की घटना थी। तो शायद समझ में आ गया होगा ये कि बेलिस्नेरिया में जल परागण किस प्रकार से होता है। बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं यहाँ। इसके बाद में अगला आता है हाइपोहाइड्रोफिली के। आपको बताए थे नेजास, समुद्री घास या स्ट्रेटोफिल्लम, इनके अंदर भी क्या होगा, जल परागण की घटना होगी। तो वो जल परागण की घटना कहाँ पे हो रही है, जल की सतह के अंदर होगी, ये ध्यान रखना। एपिहाइड्रोफिली में आपको बेलिस्नेरिया याद रखनी है, और हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर नेजास, स्ट्रेटोफिल्लम, समुद्री घास, ये आपको याद रखने हैं। और उनको अर्थात हाइपोहाइड्रोफिली के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। और तब तक आप इनको देखना, पढ़ना, समझना। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, आप जरूर कमेंट्स, या तो कमेंट्स किया करो या फिर स्कूल के जो नंबर चल रहे हैं उन पे आप कॉल जरूर कर दिया करो, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो उसी दिन, या कोशिश करेंगे अगले दिन तक, लास्ट तक आपकी वो समझ में आ जाए। और इनकी जो PDF है वो आपके लिए आज ही इसी के साथ में मिल जाएगी, परागण क्रिया, और आगे भी कुछ पॉइंट हैं इसके अंदर। ठीक है। स्वपरागण, परपरागण में अंतर भी आएंगे, उनकी भी आपको PDF कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है। धन्यवाद।